Assalamu alaikum and welcome to the sixth episode of Inks podcast. So आज हमारे साथ हैं the very own सलार शम्स. तो सलार भाई स्टार्ट इसी तरह करेंगे कि how did you get into music? Like start कहाँ से हुआ? Uh, basically, my father is a musician by hobby. So I always had instruments lying around the house. मेरे घर पे हारमोनियम होता था बचपन में और कीबोर्ड पड़ा होता था, तबले पड़े होते थे, तो फिडल करता रहता था हर वक्त. तो विद टाइम आई गेस कर करके उसके साथ फिडल मैंने सीख लिया, वो म्यूजिक सेंस एक बन गई. लेकिन यूनिवर्सिटी में आके मैंने अपने अब्बू से बजट लिया था गाने बनवाने का और मैंने उसको यूज किया टू गेट माय ऑडियोज प्रोफेशनली मेड. खुद ही लिखे हुए थे गाने और मैंने बनवाए हसन उमर साहब से और फिर मैंने रिलीज किया साउंड क्लाउड पे. और फिर आई गेस रिस्पॉन्स आया तो उसने मुझे मोटिवेट किया कि म्यूजिक और करना चाहिए. इस तरह ही आई गेस आया था प्रोफेशन के अंदर. अच्छा, you said कि आपके like father musician थे, right? तो बाय like हॉबी अभी भी. बाय हॉबी तो घर से फिर like full support थी क्योंकि वो तो बाय हॉबी थे, तो आपको like बाय प्रोफेशन करने दिया उन्होंने घर वालों ने? सपोर्ट तो थी हमेशा से, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे पेरेंट्स ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं प्रोफेशनली ये करूंगा. तो शुरू में मुझे यानी वो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन थी कि इसमें कैसे अपनी लिविंग निकालोगे. लेकिन विद टाइम कोर्स शुक्र है मैंने लेबल खोला साथ साथ, तो वो लिविंग एक्सपेंसेस थ्रू अ लेबल आई गेस वो बन गए. तो अब तो बिल्कुल ही इजी सीन है मेरे घर पे. माय होल फैमिली सपोर्ट्स मी एंड इट्स गुड स्पेशली इस टाइम में जब इंटरनेट का जमाना है, कंटेंट क्रिएटर्स का तो बेस्ट सीन है पाकिस्तान का. अच्छा, you talked about label, your label Shamskari, right? So like how हाँ did जी. you like start it? क्योंकि there are not many artists जो करते हैं कि नहीं हमने अपना लेबल भी स्टार्ट करते हैं. And you started your label like young, जिस तरह आपने जैसे ही अपना सिंगिंग शुरू किया उसी टाइम आपने अपना लेबल भी साथ करना शुरू कर दिया. So like किस बिल्कुल. तरह था कि लेबल भी साथ ही चलाना है और सिंगिंग भी साथ ही करनी है? क्योंकि मोस्ट जो है, हाँ हाँ. मैं कह रहा हूँ मोस्ट पीपल जो हैं वो इस तरह करते हैं कि लाइक पहले नाम बना लेते हैं उसके बाद दे गो ऑन फॉर मेकिंग अ लेबल. तो लाइक आपने या स्टार्टिंग से ही डेफिनेटली. start नहीं बेसिकली हम शुरू में मैं और मेरे साथ एक दोस्त होता था मेरा जो कि को फाउंडर है इस लेबल का. हमने डिसाइड किया जी कि हम आर्टिस्ट वगैरह बुलाते हैं और हम क्योंकि खुद सीखे हुए नहीं थे प्रोफेशन, ये ऑडियो मिक्सिंग वगैरह और वीडियो मेकिंग हमें नहीं आती थी, हमने पढ़ी भी नहीं थी. मैं आईटी का स्टूडेंट था. तो हमने सोचा कि यार दूसरों के गाने फ्री में प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह सीख लेंगे प्रैक्टिस कर करके उनके गानों और वीडियोस के ऊपर. तो इस तरह ये स्टार्ट किया था हमने. फिर नाम तो मैंने पहले से सोचा हुआ था कि अगर मैं म्यूजिक में आ रहा हूँ तो अपना एक मैं टैग टाइप चीज रखूंगा शम्सकारी. तो मैंने उसको लेबल का नाम शम्सकारी लेबल का नाम दे दिया. और इसी तरह बस लोगों के साथ काम कर करके फिर आई गॉट द आइडिया कि जो असल में जो कंटेंट आप अपलोड करते हो इट कैन बी मोनेटाइज्ड एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर लाइक मेकिंग लाइक प्रैक्टिसिंग आवर स्किल्स एज वेल. तो हमने इसी तरह प्रैक्टिस कर करके काम भी सीख लिया. और आई गेस फिर लेबल की सक्सेस उकाड़े वाला एक गाना हमारा उससे स्टार्ट हुई थी. तो इट वाज एनफ टू मोटिवेट मी टू कीप दिस गोइंग. आप लाइक मोनेटाइजेशन की बात करते हो, यू नो मोस्ट ऑफ यंग जो आजकल आर्टिस्ट्स आ रहे हैं अंडरग्राउंड हो गए जितने भी, दे डोंट नो अबाउट दिस मोनेटाइजेशन के भाई. मतलब वो तो हॉबी एज अ हॉबी करके चलते हैं एंड एट अ सर्टेन एज वो छोड़ के चले जाते हैं. सो लाइक बिल्कुल. मोनेटाइजेशन हमारे पाकिस्तान में बेसिकली ये इतना इन क्यों नहीं है? लाइक लोगों को क्यों नहीं पता लगता इस बात का? आई एम नॉट श्योर. मुझे लगता है ये वही इसकी वही वजूहत है जैसे लोगों को आदत पड़ी हुई है इधर विंडोज की जाकर कॉपी डाउनलोड करके डाल लेते हैं कंप्यूटर के अंदर, बस वो काम तो हो जाता है. जुगाड़ निकाल लेते हैं. हमारी कौम को इतने इन्फॉर्मेशन रखती नहीं चीज़ों के ऊपर. लेकिन मैं कहूँगा कि आजकल का ज़माना बहुत अच्छा है और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए हर चीज़ मोनेटाइज हो जाती है. स्पॉटिफाई पाकिस्तान आ चुका है, यूट्यूब मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में पहले भी थी, फेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में आ गई है. तो आई बिलीव कि आप कुछ भी चढ़ाओ इंटरनेट के ऊपर आजकल के ज़माने के अंदर तो यू कैन अर्न अ बक फ्रॉम इट वेरी इजीली. अच्छा, तो स्पॉटिफाई की आपने बात की, हाउ लाइक स्पॉटिफाई ने किस तरह सीन को चेंज कर दिया आपने? बहुत ज्यादा चेंज किया है और फॉर द बेटर. क्योंकि म्यूजिशियंस आज इससे पहले आई वुड से क्योंकि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, द लोकल सवाई पटारी था. लेकिन पटारी इजंट आई डोंट थिंक दे आर पेइंग द आर्टिस्ट एज वेल एज मच. तो स्पॉटिफाई आने की वजह से ये हुआ है कि जी उन्होंने प्रमोट बहुत बेहतर किया आर्टिस्ट को. और क्योंकि स्पॉटिफाई एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था और वो पाकिस्तान में उन्होंने अपना एक ब्रांच खोल लिया. तो आई एम गेसिंग के पेज भी बाहर के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो होंगी. तो
म्यूजिशियन अपनी लिविंग बना सकेंगे यहाँ पे, जो कि पहले नहीं कर सकते। पहले भी कर सकते थे, लेकिन जैसे कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो आपके लिए चढ़ाना भी मुश्किल होता था। फिर वो आर्टिस्ट, ये मैं डबल माइंड में खुद भी होता था शुरू के अंदर कि मैं क्यों चढ़ाऊं ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है ही नहीं, जब किसी ने सुनना ही नहीं है उसके ऊपर, ना किसी ने सब्सक्रिप्शन बाय करनी है। तो बाहर का देसी होगा तो उसी के पास होगी ना सब्सक्रिप्शन। लेकिन नाउ इट्स चेंज्ड, एवरीथिंग्स कमिंग टू पाकिस्तान एंड दे आर ऑल पेइंग यू फॉर योर कंटेंट, व्हिच इज ग्रेट। सो या, दे हैव चेंज्ड एवरीथिंग फॉर द बेटर। आपने तो लाइक स्पॉटिफाई पाकिस्तान आने से पहले ही स्पॉटिफाई पे अपना लाइक लॉन्च किया हुआ था अकाउंट, एंड यू आप उधर लाइक उस टाइम आपको पे आती थी, या उस टाइम लाइक नहीं, उस टाइम क्योंकि पाकिस्तान में नहीं था तो इस वजह से सीन बैड था? देखिए, इसके इसके रीजंस और हैं कि उस वक्त पे क्यों कम आती थी तब। उसकी वजह ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली ऑडियंस भी बढ़ी है, अब ज्यादा लोग सुनते हैं मुझे, तो ज्यादा पे ऑब्वियसली आ रही है मुझे। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि तब भी आती थी, बस कम आती थी। तो जब ये ऑडियंस पे मैटर करता है यार, जितनी आपकी ऑडियंस बड़ी होगी उतने ज्यादा लोग आपको सुन रहे हैं, उतनी स्ट्रीम्स होंगे और उतनी आपको पे मिलेगी। बाहर के मुल्कों के लोग जब आपको सुनते हैं, आपकी पे रेट्स उनके बहुत ज्यादा होते हैं कंपेयर टू जो आपको इधर से लिसनर्स पे देते हैं। सही सही। अच्छा, इनिशियल तो सारा हो गया, लेट्स गो ऑन कि आप स्टार शाह को जो है वो बहुत ज्यादा आइडलाइज करते हाँ हैं। जी, व्हाई इज दैट? हाँ जी। व्हाई इज दैट? यार, मैं कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, जिसमें एचएन कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद मैं यूके से अपने जीसीएसई और ए लेवल्स की है। और मेरे बैकग्राउंड को देखते हुए मेरे पास बड़ी सहूलियात थी म्यूजिक शुरू करने के लिए। यानी कि मेरे पास कोई ऐसे बैरियर नहीं था अपने सोशल लाइफ के अंदर भी कि मैं म्यूजिशियन बन भी जाऊं, तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। यहाँ पे किसी ने बुरा भला नहीं समझा इस चीज को, क्योंकि सारे ही करते हैं हमारे सोशल क्लास के अंदर। लेकिन उनके जैसा बंदा जो एक ओकाड़ा शहर को बिलोंग करता है, एंड ही इज अंडर प्रिविलेज्ड एज वेल, एंड ही हैज टू फेस रिलीजियस प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड फिर भी वो बंदा आके अपनी इसके अंदर वो मेहनत कर रहा है और उसने हिम्मत नहीं हारी। तो ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था। और ऊपर से दैट गाय सो डैम स्किल्ड, यू हैव नो आइडिया। इतना इतना स्किल मैंने कभी किसी बंदे में देखा ही नहीं है। कमाल है यार, कमाल है कि कैसे, मुझे नहीं पता कहाँ से इंस्पिरेशन लिया उस बंदे ने। एक तो वोकल स्किल अलहदा, ऊपर से राइटिंग स्किल, क्या बात है उस बंदे की। अच्छा, यू सेड कि मतलब वो अंडर प्रिविलेज है, तो हाउ डिड यू मीट हिम? लाइक आपको किधर से मिल गए स्टार शाह? uh, हमारे साथ जो को फाउंडर होते थे, उन्होंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, क्या था नाम गाने का, स्टार शाह ने लगाई हुई थी, इस तरह कैमरा पकड़ा हुआ था सेल्फी बोर्ड में, और असली नाम असली नाम यूट्यूब पे वीडियो स्टार शाह की, वो देखी थी। तो उससे उसने कहा था जी मैं इसको फीचर करना चाहता हूँ गाने के अंदर। तो हमने कहीं ना कहीं से कांटेक्ट निकलवाया, पता लगा जी बीएनयू में परफॉर्म किया हुआ था स्टार शाह ने पहले। तो तब मैं बीएनयू में स्टूडेंट भी था, तो हमने एक दो लोगों को पूछा कि भाई जी इसके वो कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दें, तो एक बंदे ने हमें करवा दिया उनके थ्रू। तो वी कॉल्ड हिम ओवर, एंड वंस वी मेट हिम, इट ऑल जस्ट वेंट अपहिल फ्रॉम देयर। मतलब आप फुल स्टॉकर मोड गए स्टार शाह के पीछे, and कहीं बिल्कुल बिल्कुल। कहीं से निकल ही लिया आपने स्टार शाह को। जो स्टार शाह की बात चल रही है, तो एक राहिम परदेसी और स्टार शाह का सीन हुआ था लिरिक्स स्टोरी होने का, सो उस पे जरा कर दें कि व्हाट वाज दैट? वो हुआ ये था जी कि स्टार शाह वाज हायर्ड टू राइट लिरिक्स फॉर द सॉन्ग कॉल्ड इंता हबीबी, एंड they were supposed to pay him or something, पे obviously करना होगा, इस तरह की कोई चीज होगी। but what happened was गाना रिलीज हो गया without him being informed, और जब गाना सुना हमने तो पता लगा जी स्टार शाह ने जो लिरिक्स लिखे थे वो भी यूज हुए थे गाने के अंदर। एंड वी ट्राइड टू कॉल हिम आउट इन एवरीथिंग, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस साइड से। हम आर्टिकल भी छप गया था बैंको पास के ऊपर, और इन दी एंड मेरे ख्याल कुछ भी नहीं हुआ। वी ट्राइड, लेकिन आई गेस अभी इतने हम फेमस नहीं है कि हम रहीम परदेसी टाइप बंदे से वो अटेंशन ले सके उनकी। लेकिन आई गेस इट्स नॉट रहीम हिमसेल्फ, इट्स प्रॉब्ली द गाइज ही इज वर्किंग विद। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर इतना बड़ा बंदा है इतनी बड़ी फॉलोइंग के साथ, उसके पास कोई तो टीम होगी जो एक काम उसके लिए कर रही है। यही है अपना बात, क्योंकि दैट टाइम आई थिंक द गाय वाज कॉल्ड शमरोज भट्ट, जिन्होंने ये लिरिक्स लिखवाए थे स्टार स्टार से। और अब हैं जी वो रैपर जो पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स में थे, पेप्सी रैप बैटल, अकील सरफराज। तो मेरे ख्याल टीम चेंज वाला कोई चक्कर है।
अच्छा, लाइक आपने कहा उन्होंने लिरिक्स लिखे थे, तो isn't there any contract between कि यार आप लिरिक्स लिख रहे हो तो हम आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह को कोई बीच में मतलब लीगल फ्रेमवर्क कोई नहीं होता इसके बीच में, बस बोलने पे ही होता है कि यार देखिए, हाँ, जिस तरह मेरी तरह के लोग हैं ना, मैं किसी के साथ, हाँ नहीं, देखिए मैं जिस तरह का मैं मुझे इन चीज़ों का पता है, तो मैं हमेशा कोई ना कोई रिटन फॉर्म में चीज़ लेता हूँ कि जी हाँ जी मैंने ये करना है, तो आई गेट दिस इन रिटर्न। लेकिन ऑब्वियसली स्टार शाह को नहीं पता था, तो ही डिडंट डू एनीथिंग लाइक दैट। कोई वर्बल एग्रीमेंट के अलावा कुछ भी नहीं था। तो आई गेस दैट्स वेयर ही वाज लाइक लैकिंग। लाइक अब जितने भी नए हैं उनका यही है कि अगर आप कोई करें काम तो लीगल हाँ, एग्रीमेंट नहीं रखें अपने पास, क्योंकि एंड फिर उसके बाद ये अकील सरफराज का एंड एक और जो अभी हुआ था बीट एंड फ्लो का जो सीन लगा हुआ है, इकबाल आई गेस, तो यस। व्हाट इज दैट, एंड उस पे क्या कोई मतलब होप्स हैं उसकी, कोई उसके रिजॉल्व होने की? यार वैसे तो मैंने गाना सुना था। आई एम वेरी वेरी श्योर कि वो बहुत सिमिलर है। जो फ्लो यूज हुआ हुआ है, वो लाइनें हैं, क्या थी, बुल्ला पता नहीं करदा नहीं, बुल्ला ए नहीं करदा, वो करके लाइनें आती हैं गाने के अंदर। और इकबाल के गाने में एग्जैक्टली सेम फ्लो। हाँ, इकबाल के गाने में एग्जैक्टली सेम फ्लो यूज हुआ हुआ था, और इकबाल का गाना मैंने पहले सुना हुआ था। तो यस इट डज साउंड लाइक इट्स बीन कॉपीड, लेकिन आई एम नॉट श्योर व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। लाइक स्टिल नॉट श्योर। isn't there any legal framework behind this कि यार आपकी अगर बीट चोरी कर लिया, आपका फ्लो चोरी कर लिया, आपका लिरिक्स चोरी कर लिया, तो यू कैन टेक एन लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट आर्टिस्ट? देखें, बीट चोरी नहीं है, बीट चोरी नहीं हुई हुई। उसकी मैं वजह बताता हूँ। जिस तरह मेरा ए तेरे बिन गाना है, वो उसी जो उसकी बीट यूज हुई हुई है, वो मैंने लीज की हुई है। मंत्रा प्रोड्यूसर का नाम है, एंड दैट बीट हैज बीन यूज्ड इन 2 अदर वेरी फेमस सॉन्ग्स जो कि मेरे गाने के सालों बाद रिलीज हुए थे। लेकिन सेम बीट है, सेम म्यूजिक। अगर अभी आप जाके चेक करना चाहते कर ले, कैनी मैन नी गुची नी प्राडा। आई थिंक अबाउट 90 मिलियन व्यूज हैं उस गाने के। और चंक्स का है जी वाइब्रेनियम, यूके का आर्टिस्ट है, उसके भी को कम से कम 10 मिलियन होंगे। लेकिन मेरे गाने के साल साल बाद रिलीज हुए हैं। तो इसलिए मुझे पता है कि वो बीट लाइसेंस्ड है जो इकबाल और बुला वाले गाने में यूज हुई है। तो बीट वाला मसला नहीं है। जो मसला है वो ये है कि एक्चुअली पूरा फ्लो कॉपी किया हुआ। अगर ये बीट मेरे ख्याल से सेम ना यूज की होती रही बड़ेसी के गाने के अंदर, तो आई डोंट थिंक इतना फ्लो का मसला होता। लेकिन बीट भी सेम है, और वो सुनते साथ ही थोड़ा, यानी मैं म्यूजिशियन हूँ यार, मुझे म्यूजिक सेंस मेरी कहती है कि भाई ये थोड़ा छापा हुआ। अच्छा, आपने ए तेरे बिन की बात की, तो इट सीम्स लाइक वो बीट ही कोई जो है वो बड़ी लकी किस्म की बीट है कि आपका भी पहला गाना जो हिट हुआ था वो ए तेरे बिन ही हुआ, बिल्कुल तो कोई लकी किस्म बिल्कुल की बीट है। लाइक तो उसके बाद आपने उमर बिल्कुल। मुख्तार के साथ एक और गाना बनाया। लाइक इंसान होता है कि इंसान जब किसी एक चीज यस, सक्सेस लेता है तो मतलब उसके पीछे ही लग जाता है। So like why didn't you make like 3 to 4 more songs with Umar Mukhtar? Like इतने ज्यादा गाने उमर मुख्तार के साथ क्यों नहीं बनाए आपने? और ओ वी हैव। उमर के साथ मैंने इतने ज्यादा गाने बनाए हुए हैं, बस वो तो लाइक कोई है आगे बनाए हुए हैं, बहुत ज्यादा बनाए हुए हैं। एक तो बल्कि रेडी भी है, उमर के पास पड़ा हुआ है, उसके एल्बम का है। तो रिलीज करने का इरादा है उनको, जो बनाए हुए पड़े हुए हैं? डेफिनेटली करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि, क्योंकि तब हमारे पास बजट्स नहीं थे ए तेरे बिन और बेखुदी की वीडियोस बनाने के लिए। अब क्योंकि हमारे पास बजट्स हैं और हम दोनों कमाते हैं म्यूजिक से भी, तो अब अगर हम करेंगे उनको रिलीज, तो प्रॉपर्ली रिलीज करेंगे विद वीडियोस, एंड विल बजट प्रमोशंस एज वेल। हर चीज प्रॉपर्ली करेंगे, क्योंकि तब नहीं था, तब बहुत एमेच्योर थे यार सारे, बस लगे हुए थे। तो अब मेरे ख्याल से बेहतर स्टेज है। तो जब भी रिलीज होंगे तो प्रॉपर्ली होंगे, विद वीडियोस होंगे, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बेहतर क्वालिटी का कंटेंट होगा। ये ऑल्दो आई डू थिंक ए तेरे बिन और बेखुदी भी अपने टाइम के लिए बहुत अच्छे क्वालिटी के गाने, लेकिन दे वर वे वे अहेड ऑफ मी एज एन आर्टिस्ट एट द टाइम। तो ए तेरे बिन की वीडियो का कोई है आएगी या नहीं, बस इट्स पास्ट? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। जिस दिन मुझे फील हुआ कि हाँ अब मैं मशहूर हूँ, मैं उसकी वीडियो जरूर करूंगा। वो एक ऐसा गाना है जिसको लाजमी आगे लेके जाना है। हाँ, उसको लेकर। अच्छा, टॉकिंग अबाउट शम्सकारी, आप शम्सकारी में आप अपने सिंगर्स हो गए, आप अपने प्रोड्यूसर्स हो गए, आप किस तरह लाइक प्रोसेस क्या है शम्सकारी में, आप जब हायर करते हैं या उनको आप अपने साथ फीचर करते हैं उसका? वैसे तो कोई प्रोसेस है नहीं, हम खुद ही म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं यार कि हाँ इसके साथ भी काम करते हैं, इसके साथ भी काम करते हैं। अभी तक काफी आर्टिस्ट के साथ काम कर लिया, 15-20 आई गेस। इसी तरह होता है, आते हैं वो हमें कुछ सुनाते हैं, हम कहते हैं हाँ यार फिट है, इसके ऊपर कुछ बनाते हैं। और फिर आई गेस रेगुलर सेशंस लगते हैं, हफ्ता दो में लग जाता है एक गाना बनाने में। तो इसी तरह होता है।
अच्छा सलार, ये बड़ा लाइक मुझे एक था कि व्हाट इज द लॉन्गेस्ट टाइम एंड द शॉर्टेस्ट टाइम जिसमें आप एक गाना प्रोड्यूस कर लेते हैं, लाइक प्रॉपरली लिख लिया, प्रोड्यूस कर लिया, लाइक वीडियो को हटा दें, सही है, सिर्फ ऑडियो ऑडियो ओके, कितने टाइम में हो जाता हो? यू विल बी सरप्राइज्ड, ए तेरे बिन मैंने एक रात में लिखा था और अगले दिन खत्म करके मैंने रिलीज भी कर दिया था। मेरा शॉर्टेस्ट सॉन्ग ए तेरे बिन है। लाइक सबसे कम टाइम उस पर लगा था और मैं सबसे इजीली मैंने बना लिया था, और सबसे ज्यादा चला भी हुई है, सबसे अजीब बात। और सबसे ज्यादा टाइम जो लगा मेरे किसी गाने पे, आई थिंक है मोरे पिया। मोरे पिया पे सबसे ज्यादा मेहनत लगी, सबसे ज्यादा टाइम लगा। वो लिरिकली भी मैंने बड़ा टाइम लगाया था उसको लिरिक्स लिखने में, लेकिन वो सबसे कम रिसीव्ड गाना है मेरा। अच्छा, ए तेरे बिन के पीछे कोई थॉट प्रोसेस था, लाइक किसी के लिए लिखा या किस वजह से लिखा, ये बस रैंडमली लिरिक्स आ गए? नहीं नहीं नहीं, लड़की के ऊपर था ऑब्वियसली, वो पता लगता है गाने के अंदर, लेकिन इट्स वेरी जेनेरिक। इतना जेनेरिक था, मैं बस चाहता था कि यार कुछ जस्ती जस्ती लिख लूं। तो देखो कि लिरिक्स लिरिक्स भी उसके इसी तरह के ही हैं। ए मुझको आराम आता नहीं, बस एक ही दुआ है तेरे बिन जीना नहीं, बहुत ही सिंपल गाना है। ये बात है। तो ये बस प्रॉपर लव सॉन्ग टाइप चीज थी और बहुत जेनेरिकली बना लिया था। तो आई गेस वही गाने चलते हैं जो सबको समझ आते हैं, वो सबको समझ आ गया। तो लाइक जब बना रहे थे, डिड यू थिंक या डिड उमर थिंक कि यार ये वाला गाना लाजमी बैंग करेगा? नॉट रियली, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो वो गाना मैं सोलो करने लगा था, लेकिन फिर बेखुदी जो था वो मेरे ख्याल से तब तक नहीं, हाँ बेखुदी तब तक रिकॉर्डेड नहीं था, और मेरा और उमर का पहला कोलैब बेखुदी होना था। बट क्योंकि और भी उस टाइम पे स्टूडियो में था, मैं भी था, हम दोनों ने बस वो मेरा एक सेकंड जो पार्ट था वो मैंने उमर की आवाज में करवा दिया और हमने रिलीज कर दिया नेक्स्ट डे पे। तो आई डोंट नो हुआ क्या, बस अपलोड किया था और उसके बाद बस मैं आज मेरे साउंड क्लाउड के आज तक स्टैट्स ऊपर जाते रहते। तो सबसे सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज है मेरे अभी तक म्यूजिकल करियर में, ए तेरे बिन। ये तेरे में मुझे समझ मुझे समझ ही नहीं आया क्या हो। नहीं, लाइक वो एक रैपिड टाइप बूम था या लाइक एक 2 महीने बाद गाना उठ गया? ए तेरे बिन प्रॉपर्ली जो चलना शुरू हुआ था आई थिंक फर्क के रिलीज के बाद चलना शुरू हुआ था। फर्क के रिलीज तक बिल्कुल नॉर्मल था। बिल्कुल ऑन था, मतलब उसके बाद लोगों ने जब पीछे गाने आपके सुनने शुरू किए तो हाँ, ये तो तेरे में तब एकदम स्टैट्स स्पाइक करने लग गए थे मेरे रातों रात। एंड लाइक वो हाँ, फीलिंग जो थी उस टाइम हो गया आपकी कि ए तेरे बिन यार, मतलब एक ऐसा गाना जो मैंने एक दिन में लिखा है, वो किधर अच्छा से? मुझे तब भी कोई मुझे तब बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था। मुझे था कि हाँ इससे अगला निकालूंगा, इसी तरह म्यूजिशियंस के साथ होता होगा, एक गाना सुनते हैं फिर सारे अगले सुनने लग जाते हैं। लेकिन फिर जब मैंने देखा बेखुद इतना वेल रिसीव नहीं हुआ, तो तब मुझे फील हुआ कि उफ, ए तेरे बिन में कोई तो बात है जो ये बहुत ज्यादा चल रहा अच्छा, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एक गाना जो लाइक हिट होता है, जिस तरह हम उसका देख लें, बिलाल सईद का बारी देख लें, he released a part 2 of that. Is there gonna be a part 2 of ए तेरे बिन? है। या कोई है ए तेरे बिन 2.0 रिकॉर्ड? आई डोंट थिंक सो, मेरा नहीं ख्याल। और मैंने असल में ओवर 200 सॉन्ग्स पड़े हुए मेरे कंप्यूटर के अंदर। 200, आई मीन इट, 200 गाना पड़ा है मेरे पास। और मुझे नहीं पता मैं कब उनको किस तरह रिलीज करूंगा, बस मैं बनाता जाता हूँ और खत्म करके रखता जाता हूँ, जब दिल चाहता है रिलीज करने का रिलीज कर देता हूँ। तो उनमें से कोई अभी तक ए तेरे बिन का पार्ट 2 नहीं है, आई गेस। नहीं है। और नहीं, अच्छा, तो लाइक डोंट यू गेट क्यूरियस कि गाना लगा के बना के रख दिया है तो यार नहीं, अब ऑडियंस को सुनाना ही है ये गाना भी? होता है, लेकिन कभी कभार ना आपकी जिंदगी के फेजेस होते हैं ना, तो आगे चला जाता है फेज उस गाने से। तो जब फेज आगे चला जाता है, चेंज हो जाता है, कभी होता है ना कि सैड गाना लिख लिया और फिर आप डिप्रेशन से बाहर आ जाते हो, खुश होते हो जिंदगी में, फिर आपका दिल नहीं चाहता लोगों को वो सुनाने का। तो इस तरह होता है नॉर्मली मेरे साथ। आजकल मैं जरा बहुत फनी एक मैंने गाना बनाया है, वॉच आउट फॉर इट्स कॉल्ड नाच, और उसी की नेक्स्ट में रिलीज करना चाह रहा हूँ अपने फीचर्स के बाद। तो सही। आई गेस उसी तरह का फेज जिंदगी के अंदर चल रहा है। तो तो लाइक जिस इट्स तरह अबाउट इट्स अबाउट हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ, जिस तरह आपकी जिंदगी चल रही होती है, यू राइट सॉन्ग्स एंड अगर उस फेज में दिख हाँ, गया तो रिलीज कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। Nice. अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर एल्बम 3 एक्सेस, सही है, नाम से Yeah. जाहिर हो जाता है कि इसके लिए लिखी हुई है, सही है, हाँ हाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। सो लाइक हाँ, जिंदगी में क्या तीन ही थी या तीन मेजर थी जिनके लिए लिखा था? एक्सेस 3 ही है। तीन ही, और तीनों के लिए एक एक हाँ, गाना डेडिकेट किया हुआ है उस एल्बम में? न्यूक्लियर एक
ऐसे ही है। एक एक्स्ट्रा गाना भी है ईपी के अंदर, वो बोनस ट्रैक टाइप बरस्ती। तरसती 5 गाने में बरस्ती और ट्रस्ट एंड लव भी है, लेकिन नहीं मानूर अकूस्टिक है, तो आई गेस वो उसी का एक अकूस्टिक वर्जन है। बरस्ती वैसे ही एक मैंने फिलर सॉन्ग डाला था बीच में, ऑल्दो फिलर नहीं था मेरे लिए, लेकिन मुझे था कि इसको भी सीपी का हिस्सा होना चाहिए सिंस इट्स अ लव सॉन्ग और उसी फील का। अच्छा, ट्रस्ट एंड लव का आपने बोला, ट्रस्ट एंड लव वाज रिमूव्ड, या वो वापस आएगा? बिल्कुल आएगा। उसको मुझे उसके रीजंस ये थे, जो मेरे को आर्टिस्ट थे ना, जी। उनको अपना he didn't want his face to be in the video, तो we had decided earlier कि अगर कभी ऐसा मसला हो, क्योंकि he wasn't a musician by profession, तो he was like I want to get it removed। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, तो we got it removed and I'll probably be doing the video again and I'll probably release an alternate version as well, जिसके अंदर मैं उनके रैप के पार्ट की जगह probably अपना एक जो पहले वर्स बनाई थी मैंने उस गाने के अंदर, मैं वही उसके अंदर डालूंगा। लाइक ओल्ड वर्जन अब नहीं आएगा वापस? ओल्ड वर्जन भी आएगा। ओल्ड वर्जन तो मैंने ऑडियो रिमूव नहीं की, सिर्फ वीडियो रिमूव किया, एंड वो एक ऑल्टरनेट वर्जन वैसे बनाऊंगा, क्योंकि असल में वो गाना डिफरेंट था, उसके अंदर रैप की जगह मेरी वर्सेस थी, तो मैं वो भी रिलीज कर दूंगा आई गेस। सो लाइक उसका पार्ट 2 करके या कुछ करके लाइक Yeah. ट्रस्ट एंड लव दूसरी में आ जाएगा। एंड कमिंग टू द एल्बम, लाइक अभी आप यूर माशाल्लाह ग्रेट सिंगर, सही है, पीपल नो यू, Thank लोग आपको और भी सुन रहे हैं, इवन दो यू आर अंडररेटेड स्टिल, बट कभी कोई Thank वापस आई आपके पास, लाइक आपको देख के कि यार ये कि इधर पहुंच गया, या उस एल्बम के बाद किसी ने आपको रीच किया कि यार ये क्या कर दिया? हाँ, किया था, तो कुछ नहीं, बस एक होता नहीं है कि वो एक्सप्रेस किया था ग्रैटिट्यूड कि हाँ यू डूइंग रियली गुड, आई एम ग्लैड, और ये वो, बट दैट्स इट, इतना ही हुआ था। सही। सो लाइक, तो आई वाज लाइक कि वो जो आई उसके बाद लाइक वो तो नहीं हुआ कि यार आई नीड टू गो बैक टू दैट पर्सन, कि वो एक फील आती है इंसान को बीच में क्या? नहीं नहीं नहीं, पता है मैं अपनी एज एन आर्टिस्ट एक बात बताता हूँ, जब मैं कोई गाना लिखता हूँ ना, तो इट्स यूजुअली टू वेंट माय फीलिंग्स आउट। सो अगर मैंने एक दफा गाना लिख दिया है, तो जैसे गुस्सा हो मुझे, मैंने रिसेंटली एक डिस ट्रैक भी निकाला था, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था किसी पे, मैंने डिस ट्रैक बना के रखी, हाँ, तो मैं वेंट फीलिंग्स वेंट आउट कर देता हूँ उस तरह, तो उसके बाद मुझे वो नहीं होता कि वो ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बस वो आई गेस आई बिकम नम टू इट ऑल, एंड दैट्स आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट things about being an artist, you can vent your feelings out in songs। अच्छा, इसी की बात हो रही है, तो लाइक डू यू थिंक कि एक आर्टिस्ट बनने के लिए इंसान को धोखा मिलना होता है, या इंसान का दिल टूटना चाहिए, या उसके बगैर भी इंसान लाइक प्रॉपर आर्टिस्ट बन सकता है? आई थिंक इमोशनल एक्सपीरियंसेस बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अगर आप, ये जरूरी नहीं है कि आपका दिल टूटे तो आप हार्ट ब्रेक वाला गाना लिख सकते हैं, मैंने बड़े बड़े ऐसे देखे हैं जिनका कभी दिल नहीं टूटा, लेकिन लगता है ऐसे जैसे पता नहीं कौन छोड़ गया उनको, लेकिन मैं जरूर समझता हूँ कि एक्सपीरियंसेस ही आपके गाने बनाती है। सो लाइक यू नीड एक्सपीरियंसेस टू क्रिएट सॉन्ग्स, जैसा भी हो। डेफिनेटली। तो आपका जो हर गाना है वो आपके किसी ना किसी एक एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गया, बात करते हैं आपके डिस ट्रैक की, ठीक है? तो फटा क्या हुआ था प्रॉपर्ली, जरा एक मरतबा एक्सप्लेन कर दे। यार मैं इसको बड़ा, मैं असल में बताया ना, मैं अपनी फीलिंग्स वेंट आउट कर देता हूँ गानों के अंदर ही, तो मुझे एक्चुअली गुस्सा तो नहीं है उनके ऊपर अब, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन लोगों को ना अच्छे इंसान की इज्जत नहीं करनी आती। मैंने, अगर शम्स, मुझे कहा गया कि जी शम्स कारी यूज करता है गुड एज अ फ्रंट, असल में गुड नहीं है, शम्स कारी पैसे खाता है आर्टिस्ट के, ये है वो है। यार मैं इतना कहूंगा कि मुझे पता है कि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया सो फार, अगर किया होता तो फिर आई गेस दे वुड हैव सम काइंड ऑफ प्रूफ, और दे वुड कम बैक एट मी विद समथिंग एट लीस्ट। तो और दिस इज ऑल आई हैव टू से कि यार लोग वो नहीं फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लोग अपने ही सारे हमारे दुश्मन हैं। इतना इतना कुछ करने के बावजूद लोगों ने, बस मुझे ना लगता है कि मुझे धोखेबाज ही मिलते हैं जिंदगी के अंदर, हर बंदा ही धोखा दे जाता है, लेकिन ठीक है भाई, कोई मसला नहीं। Are those people still a part of Shams Kari? Yeah. uh, I'm not sure, like I think they're not, I don't think they are anymore, they wouldn't want to be themselves, उन्होंने तो अपनी मेरे ख्याल बना ली भी है, मुझे जो पता लगे काशकारी, तो I don't think they're a part of this label anymore। और अगर लाइक
सो आपकी तरफ से तो कोई लाइक वो नहीं था कि यार नहीं तुम लोगों ने अब इस लेवल में रहना ही नहीं है, या इस तरह का कोई सीन? एक बंदे के खिलाफ था, बाकी दोनों के खिलाफ नहीं था। बाकी के लिए मतलब चिल था उनके खिलाफ? बिल्कुल। सो लाइक व्हाट इफ आगे उनका रिप्लाई आ जाए, सो आर वी एक्सपेक्टिंग लाइक दिस वॉर और अ लेबल वॉर? अगर अगर आ जाता है तो मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो चाहिए यार कोई रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स आए तो मैं अपनी और स्किल शोकेस कर सकूं, क्योंकि मुझे रैप करने का मौका नहीं मिलता। एंड आई थिंक मैंने उस गाने के अंदर बड़ा अच्छा रैप किया यार। बिल्कुल। मैं लेकिन रैपर नहीं हूँ, पता है, मेरा दिल खुद नहीं चाहता रैप्स वगैरह लिखने का। लेकिन अगर आप एक डिस ट्रैक निकाल रहे हो या इस तरह की कोई चीज, आई थिंक द ओनली जॉनर दैट फिट्स दैट इज रैप और हिप हॉप। तो आई गेस मुझे मौका मिल जाएगा हिप हॉप गाना निकालने का। बिल्कुल। अच्छा, डू यू थिंक कि जो नए जॉनरास आ रहे हैं म्यूजिक के, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान में एक सूफी हो गया, क्लासिकल हो गया और पॉप हो गया, यही कुछ छोटे मोटे थे। बट जिस तरह R&B आ रहा है, इन हो रहा है, हिप हॉप इन हो रहा है, ठीक है, तो इनसे पॉप की जो लिसनर्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ रहा है कोई, या पॉप के आर्टिस्ट जो हैं उन पे इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप देखो तो पाकिस्तान में जो मेजोरिटी ऑडियंस गाने सुन रही है वो अभी तक वही गाने हैं जो फोक होते हैं, पॉप जॉनरा के होते हैं। जिस तरह कोक स्टूडियो के गाने मेजोरिटी आप सुनोगे डिफरेंट लैंग्वेजेस के होंगे, पंजाबी गाने और सराइकी गाने होते हैं, लोग वही सुन रहे हैं। जिस तरह प्रमोट होगा गाना उतना वो सुना जाएगा। मैं कहूँगा इस पूरे फील्ड के अंदर म्यूजिक की, इट्स जस्ट 10% स्किल, 90% बिजनेस। जिस बंदे को अपना काम बेचना होता है वही बंदा इस फील्ड में कामयाब है। जिस बंदे के दोस्त हैं इस इंडस्ट्री के अंदर वही इस फील्ड के अंदर कामयाब है। बाकी सब मेरी तरह सुनते रहते हैं कि भाई अंडररेटेड बस। लाइक डू यू थिंक, अगर लेट्स से आपके नजदीक, डू यू थिंक इन द नियर फ्यूचर आप किसी लाइक मुकाम पे होंगे, जिस तरह अभी यस, चल डेफिनेटली। रही है, जिस तरह अभी पेस चल रही है? हाँ, मुझे लगता है मैं पहुंच जाऊंगा मेन स्ट्रीम के अंदर, स्पेशली आफ्टर द आई एम अ बिग कोलैब, आई गेस। उसके बाद काफी मेन स्ट्रीम की एंट्री मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर रहा हूँ तो फिर मुझे उसके बाद एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाएंगी लोगों की मेरे से। बिल्कुल। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्वालिटी उसके बाद मेंटेन कर सकूँ। तो लेकिन मैं साथ साथ सीख रहा हूँ ना, तो आई गेस अगर आपको सारा काम खुद भी आता हो तो यू कैन गेट दैट थिंग आउट ऑफ योर कंटेंट। तो आई थिंक ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मैं खुद भी सीखा हूँ ये सारा काम, और मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी कंट्रोल कर पाऊंगा एज द टाइम गोज ऑन। अच्छा, डू यू थिंक ऑडियंस जब आ जाती है इंसान के पास, तो इंसान अपनी खुशी से गाने नहीं निकालता, इंसान ऑडियंस को खुश रखने के लिए गाने निकालता है? पार्शली अपनी खुशी वाले भी करता है और साथ साथ में ऑडियंस के लिए भी करना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया ना 90% बिजनेस है, 10% स्किल है। बिल्कुल। ये बिजनेस का हिस्सा है कि आपने ऑडियंस को खुश रखना है, आपने रेलिवेंट रहना है। सो लाइक आप जो है, जो आपका आयमा बे के साथ बेसिकली क्लब आ रहा है, सो इट्स शी कोलैबोरेटिंग विद यू और यू कोलैबोरेटिंग विद हर? लाइक गाना किसका है? तो गाना मोस्ट प्रॉब्ली मेरा होगा, ये मैंने डिसाइड नहीं किया अभी तक। बट आई गेस या तो सलार शम्स एक्स आयमा बेग होगा, या आई गेस सलार शम्स फीचरिंग आयमा बेग होगा। एंड इट वुड मोस्ट प्रोबेबली कम ऑन शम्स का। या सो लाइक इज द सॉन्ग रेडी, या अभी बनना है? मेरा पार्ट रेडी है, उनका पार्ट रहता है अभी भी, बट द म्यूजिक्स डन, पूरा का पूरा म्यूजिक कंप्लीट हो चुका हुआ है। होपफुली इसी साल में रिलीज कर दूंगा मैं, कोशिश तो यही है कि इस इसी साल साल? में हो जाए। तो इस साल यू आल्सो सेड कि यू आर फीचरिंग टू मेनी सॉन्ग्स, सो यस, मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा फीचर्स मिल गए इस साल। आई डिड 3 ऑलरेडी। एक है शेज के साथ जेलिस, एक कोहराम एक बैंडम के साथ बुखार किया, अभी हाशिम अजीज के साथ जो तुम मिले किया। इसके बाद अभी शम्सकारी के चैनल से रिलीज हो रहा है अबड़ो, नया आर्टिस्ट है, मेरा बचपन का दोस्त था, उसके साथ किया है गुलजार। और उसके बाद हुजैफा सहगल एक आर्टिस्ट है, उसके साथ तू मेरी। तो अनगिनत है, अभी तो मेरे ख्याल से 10 और कोलैब्स पड़े हैं। तो यस, मैंने फीचर्स बहुत ज्यादा किए हैं, लेकिन मुझे पसंद है फीचर करना, क्योंकि मेरी स्किल को चैलेंज करती है ये चीज। जब कोई और आर्टिस्ट एक और गाना लेकर आता है मेरे पास, वो अपनी फील लेकर आता है ना मेरे पास। तो ये आप ये नोटिस करोगे मेरे हर फीचर के अंदर मैं अपना सिग्नेचर ड्रम डालता हूँ, लैटिन पॉप ड्रम होता है एक, जो मेरे हर गाने के अंदर है। बिल्कुल। वो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐड हो जाए उन गानों के अंदर। लेकिन वैसे वो जब अपनी चीज मारते हैं मेरे टाइप ऑफ म्यूजिक के ऊपर, तो वो मेरा एक टेस्ट होता है कि यार मैं इसी टाइप ऑफ म्यूजिक के अंदर कितना के वेरी कर सकता हूँ अपने आप को। तो मुझे बड़ा पसंद है फीचर।
तो लाइक इज कोलैबोरेटिंग ज्यादा हार्ड या अपना गाना बनाना ज्यादा मुश्किल? अब तो एफर्टलेस लगता है यार. आई कुड डू बोथ इन विदाउट एनी एफर्ट. इट्स दैट सिंपल एंड इजी फॉर मी नाउ. सो लाइक मतलब इतना एक्सपीरियंस आ गया है कि हाँ, गाना लिखना इज नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर. मुझे एक दिन गाना आता है, नेक्स्ट डे मैं पूरा कंप्लीट करके रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ. एक दिन की प्रैक्टिस करता हूँ सिर्फ, और नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ. सो लाइक लेट्स टॉक अबाउट इन जनरल. सो ये इन जनरल एक ओरिजिनल गाना लिखना ज्यादा मुश्किल होता है या एक कोलैबोरेटिव गाना लिखना ज्यादा मुश्किल होता दोनों ही ओरिजिनल होते हैं ऑब्वियसली. बस कोलैबोरेशंस के अंदर ये होता है कि जैसे बुखार है, उसके अंदर मुर्तजा ने स्टोरी मुझे दी थी कि जी ये आइडिया है गाने का, और जेलस है उसके अंदर शेज ने मुझे स्टोरी दी, ये आइडिया है गाने का. तो अगले की थीम के साथ लिखना होता है मैंने. लेकिन ओरिजिनल का ये होता है कि यार कोई फेज वाली बात है, जैसा आप फील कर रहे होते हो फौरन गाना बाहर निकल आता है. तो ये मैं कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा गाना आता कैसे है. ये नहीं मुझे पता. कभी बीट पहले सुन लेता हूँ, कभी लिखता पहले हूँ, फिर बीट बनाता हूँ. इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन पता ही नहीं एग्जैक्टली आता किस तरह है. बस आमद हो जाता है. आर देयर एनी लाइक वर्किंग आवर्स आपके कि 9 to 5 ही काम करना है या रात को ही बैठे काम करना है, जिस वक्त दिल किया उठ के खोला और बस बनाने शुरू कर दी, स्टूडियो गए है. बनाने? अच्छा, वैसे तो स्टूडियो है घर पे तो होता था पहले, लेकिन अब घर में नहीं है. तो आई एम मोर ऑफ एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन. मैं जल्दी जाग जाता हूँ और फिर उसके बाद चला जाता हूँ स्टूडियो. लेकिन कभी भी हो जाता है यार. कभी कभार घर आता हूँ तब दिल चाहता है गाना लिखने का, तो तब भी हो जाता है. लाइक मोस्ट पीपल होता है कि यार इंसान रात को ज्यादा क्रिएटिव होता है. इट्स लाइक एक मतलब मेंटल वो बना हुआ है कि इंसान रात को ज्यादा क्रिएटिव होता है. So, आपके साथ ये है या मतलब या फिर बस सुबह, क्योंकि यू सेड यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, लाइक सुबह हाँ ही हाँ, कोई फर्क मेरे ख्याल टाइम से फर्क नहीं पड़ता. मैं रात को भी कर सकता हूँ, दिन को भी कर सकता हूँ. से लाइक फॉर यू इट्स लाइक जिस टाइम भी गाना आया तो यू जस्ट ड्रॉप्ड इट. कोई ऐसा गाना है जो कभी अनएक्सपेक्टेडली थ्रो किया हो, लाइक यू आपका कोई दिल कर रहा है कोई नहीं यार, आपका दिल कर रहा है नहीं करना, पर एक वो कीड़ा होता है इंसान में कि करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. आई गेस यही जो डिस ट्रैक था यही था, इस तरह का कि मुझे बस कीड़ा हुआ था कि नहीं अब निकालना है. वरना मैंने कभी इस तरह किया नहीं. नॉर्मली अनाउंस वगैरह पहले कर देता हूँ कि मैं गाना रिलीज करने लगा हूँ. इसको अनाउंस भी नहीं किया था, बस वही ना कि इन द फीलिंग था और मैंने फौरन पोस्ट कर दिया. वरना नॉर्मली ये नहीं करता. इतना क्योंकि ये यूट्यूब पे भी नहीं आया, आपने सिर्फ ट्विटर पे एक प्राइवेट लिंक लगाया था गाने का. सो यस, मेरे से ट्विटर पे प्रॉपरली था. मैं आउट करने का कोई इरादा है? नहीं, असल में तो पता है इससे पहले ट्विटर वॉर हुई थी मेरी और उनकी. तो ट्विटर पे क्योंकि ये सारा का सारा हुआ था, मैंने इसलिए सिर्फ ट्विटर पे लिंक डाली और मैंने प्राइवेट लिंक ही रखी. मैं नहीं चाहता था कि भाई वो कहें कि तुमने हमें इतना जलील किया है या ये वो. तो आई जस्ट वांटेड टू सेंड अ मैसेज अक्रॉस, दैट्स इट, एंड आई थिंक आई डिड इट रियली वेल. अच्छा, आई वाज लिसनिंग टू आई गेस वन ऑफ योर पॉडकास्ट और योर लाइव जिसमें आपने कहा था कि स्टार शाह का डिस लेवल इज लाइक तला यूनुस टाइप लेवल का. सही है? आई गेस यही है. हाँ, तो व्हाई डिडंट यू फीचर हिम विद यू, लाइक क्योंकि वो भी तो शम्स का ही पार्ट है. क्योंकि स्टार शाह उनसे कोई बीफ नहीं है. like still like he is a part of like Shams guys, like आपने या अगर सेंस कर लें कि फ्यूचर में मतलब इस तरह जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि एक चल जाती है बीफ, तो would we expect a diss track from Star Shah's side टुवर्ड्स होम? towards like them? नहीं, मेरा नहीं ख्याल. जिस स्टार शाह इज ओल्डर देन अस. हमारी तरह नहीं है कि हम इतनी छोटी छोटी बातों पे इस तरह बीफ्स कर ले. तो मेरा नहीं ख्याल स्टार शाह इस तरह करेगा. लेकिन ऑब्वियसली अगर करना चाहे तो मैं कहूंगा कि वही मैंने बात की थी ना, आई बिलीव तला यूनुस इज सुप्रीम विद हिज ड्रेसिंग स्किल. ही इज दैट डैम गुड एट इट. और मैंने डिस सुनी है तला यूनुस की, वेरी इंप्रेसिव. कोई नहीं कर सकता वैसे. लेकिन अगर कोई मुकाबला कर सकता तो मैं समझता हूँ स्टार शाह है वो. स्टार शाह अकेला ऐसा artist मैंने देखा हुआ है जो एक्चुअली उस स्केल को मैच कर सकता है. अच्छा. पीआर की बात होती है. आप देखो, मैंने ये चीज बड़ी नोटिस की है कि मैं तला अंजुम के गाने सुनता हूँ. तला अंजुम की बड़ी नेजल टोन है जब वो गाता है. बिल्कुल लेकिन लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जैसा मर्जी वो करता हो, क्योंकि पीआर भी बहुत है. बिल्कुल. जब कोई अननोन आर्टिस्ट होता है और वो नेजल टोन यूज करता है गाने के लिए, तो लोग बड़ा डिमीन करते हैं कि यार तू तो नाक से गा रहा है या ये कर रहा है. पीआर बड़ी मैटर करती है चीजों के अंदर. सही व्हाट इट कम्स टू एट इन द एंड. कि लाइक मतलब आपकी पीआर हो तो लाइक एक मीडियोकर गाना भी ऊपर चला जाता है. हाँ, वो भी.
लेकिन मैं कहूंगा कि यंग स्टैंडर्ड्स के कोई भी मीडियोकर गाना नहीं है, उनके तो बहुत फिट। बिल्कुल यंगस्टर्स लाइक जिस तरह उन्होंने फ्रॉम द बॉटम आए, ठीक है, जिस तरह उनकी स्ट्रगल थी, क्योंकि दे हैड नो वन इन द इंडस्ट्री से एंड लाइक उस टाइम उनका जॉनरा भी ऐसा था कि कोई करता ही नहीं था उस टाइम पे। सो लाइक बिल्कुल फॉर देम इट वाज बहुत बड़ी अचीवमेंट कि वो आज यहाँ पर जब मेन स्ट्रीम ले आए हैं। आई गेस जो नीचे से सारे रैपर्स आ रहे हैं दे शुड बी थैंकिंग यंगस्टर्स कि जो वो कर गए हैं उनके लिए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने फाउंडेशन सेट कर दी है, उन्होंने एक्चुअली रैप को मेन स्ट्रीम कर दिया, हिप हॉप को। और बड़ी बात है यार, पाकिस्तान जैसे मुल्क में हिप हॉप म्यूजिक मेन स्ट्रीम में सुना जा रहा है। और आई थिंक अब हिप हॉप नेक्स्ट 2 या 3 इयर्स के अंदर सबसे बड़ा जॉनर भी होगा पाकिस्तान के अंदर। और इन सब की मौजें, सब रैपर्स और हिप हॉप आर्टिस्ट की मौजें, सिर्फ सिंगर्स नहीं, अब हिप हॉप आर्टिस्ट भी मेन में आ जाएंगे, जो कि पहले हम सिंगर्स ही डोमिनेट करते थे, लेकिन अब नहीं। अच्छा, हिप हॉप की बात चल रही है तो देयर इज अ लाइक लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी एंड बातें कि यार हिप हॉप कल्चर जो है वो ड्रग्स को प्रमोट करता है। यू हैव हर्ड दैट, आई हैव हर्ड दैट, सही है। सो ये Yes, कहाँ yes. तक ठीक है? What are my opinions on that? या व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट एंड आपके लिहाज से ये कहाँ तक ठीक है ये बात? यार मैं कहूँगा प्रमोट करने का पता नहीं, वो वही बात आ जाती है ना कि आर्टिस्ट जैसा फील करता है, जो करता है वो उसके बारे में लिखता है और वही वो निकालता है। तो अगर वो मेंशन कर रहे हैं ड्रग्स को और पार्टिंग को और इस तरह की चीजों को, सेक्सुअल थीम्स है उनके गानों की, तो आई गेस वो अपनी फीलिंग बस निकाल रहा है बाहर। आई डोंट थिंक कि लोगों को उससे ये होना चाहिए कि ओ ये करता है तो मुझे भी करना चाहिए। ऑब्वियसली होता होगा प्रमोट, मैं भी एक जो हद तक मैं खुद मानता हूँ कि हाँ मैं देखता हूँ 2 Chainz और मीगोस और इनके सब ये बातें यही करते हैं। अमेरिकन वेस्टर्न बहुत इन्फ्लुएंस है इस चीज के ऊपर, लेकिन आई थिंक इट इफ दे स्टॉप्स इन म्यूजिक, इतना ओपन म्यूजिक होना अगर बंद हो जाए, आर्ट है, आर्ट को भी अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दोगे तो फिर वैसे ही ये जॉनर्स डाई आउट कर जाएंगे। फ्लेक्सिंग, सेक्सुअल थीम्स, ड्रग्स के बारे में बातें, ये सारी चीजें आई गेस आर अ पार्ट ऑफ द हिप हॉप कल्चर। पॉप कल्चर भी है। अभी आप जाकर सुनो सैया जी जो हनी सिंह ने निकाला है, बिल्कुल अगर आप उस गाने मीनिंग देखने की कोशिश करो तो नॉन सेंस गाना है, बिल्कुल। लेकिन एट द सेम इतना कैची है। तो आई थिंक इट्स गोना प्ले एट एवरी पार्टी इन द होल डैम वर्ल्ड। लेकिन वही तो बात है, आपने चीज ही ऐसी बनानी है। अच्छा, हनी सिंह की आपने बात की, सो आई वुड पुट यू ऑन द स्पॉट कि डू यू थिंक द ओल्ड हनी सिंह वाज बेटर देन द न्यू वन? लाइक जो नहीं पुराना उनका स्टाइल था एंड ऑल दैट। नहीं नहीं, आई थिंक स्टाइल ही एक चीज है जो हनी सिंह ने अभी तक रखी है, कमाल है। ही इज स्टिल डूइंग द सेम थिंग एंड इट स्टिल वर्क्स। एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट पार्ट अबाउट हिम, कि वो जैसे अजीब सा एक बातें करने के अंदाज में गाता है हनी सिंह, वो चीज बड़ी मुझे फिट लगती है। लेकिन वो बदली नहीं है मेरा ख्याल, पहले भी यही होता था। वो 4 बॉटल बॉटल वॉड का एक गाना आया था, उसने भी बातें करते करते एक मेलोडी सी मारी हुई थी। अभी जो सैया जी उसने भी विस विस की करके जो किया हुआ है, वो भी बातें करने के अंदाज में किया हुआ है। तो हनी सिंह का अपना सीन है यार, तो सिग्नेचर स्टाइल है उनका, वो गाते हुए बोल रहे होते हैं। तो अच्छा, या आई लाइक दैट। यू लिसन टू चेन के टू एंड यू लिसन टू यंगस्टर्स टू, उनकी बीफ हुई थी, यस, तो ऑन दैट आपके क्या व्यूज हैं, कौन जीता उसमें से? कौन जीता होगा? यस, कौन जीता होगा एज एन आर्टिस्ट, आपके लिए कौन जीता था उनसे? मेरा ख्याल है ऑफ कोर्स यंगस्टर्स जीते थे वो, क्योंकि वो स्किल वाइज बहुत ऊपर थे। लेकिन आई थिंक जिस तरह चेन के ने रिस्पॉन्ड किया था, कि पहले मुझे याद है कोई चैलेंज किया था तला यूनिस ने कि जी 24 घंटे में रिप्लाई करो मुझे, तो ये वो तो आई थिंक रिप्लाई की जगह मीम की वीडियो लगा दी थी चेन के ने। बिल्कुल तो आई थिंक द मेंटल वॉरफेयर वाज वन बाय चेन के, बट एट द सेम टाइम दे नेवर स्टॉप्ड। यंगस्टर्स कभी रुका ही नहीं, उन्होंने इतने अपनी स्किल शो की है अपने डिस ट्रैक्स के अंदर, जो कि अभी तक वो क्वारंटीन जो एक निकला वो भी आई थिंक चेन के ऊपर ही है ऑब्वियसली। बिल्कुल वो। तो आई थिंक वैसे कंटेंट वाइज वो जीत गए यार, उन्होंने बहुत अच्छा किया। सो आर यू फेमिलियर विद रैप टीम? या तो उनके जो डिस्ट्रैक्ट्स हैं लाइक उस लेवल को गॉन्टेट आप उस गॉन्टेट 2.0 एक सुना मैंने। उस लेवल को आप किधर रैंक करेंगे, कितना रैंक करेंगे उसको? गॉन्टलेट 2.0 तो बहुत अच्छा क्योंकि those है। were यानी some diss स्किल tracks, like क्योंकि those were some diss tracks जो अभी तक लोग बड़े हाई लेवल पे रखते हैं। हाँ, आप तो भाई रैंक करेगा वो?
गॉन्टलेट 2.0 जो है ना, मुझे याद नहीं है, गॉन्टलेट्स ही सुने भी मैंने यार टीम के। गॉन्टलेट 2.0 जो निकाला था वो आई थिंक टॉप 5 डिस ट्रैक्स में मेरे आता है, इतना वो कमाल गाना है। वरना उसके अलावा आई थिंक यूनिस के ही हैं बाकी चार मेरे टॉप 5 फिर। तला यूनिस के बहुत ही फिट होते हैं यार, वो जिस तरह वर्ड प्ले करता है कोई भी नहीं कर सकता। ब्लैक पैंथर हो गया, लाइक वन ऑफ माय फेवरेट तला ओह, यूनिट, ब्लैक पैंथर। ब्लैक पे तो शक्ला शक्ला वाले वो तो क्या मतलब, चीज मारी। बट इन द एंड डू यू थिंक जब उनकी बीफ उन्होंने लाइक खत्म कर दी, ठीक है, एलयूजी के साथ, तो बीच में कुछ इस तरह भी बातें आई थी कि यार ये तो मतलब पब्लिसिटी स्टंट था इन दोनों साइड्स की तरफ से, क्योंकि अब आके साथ बैठ के हैं। सो डू यू थिंक एक बीफ के बाद दो रैपर साथ बैठ सकते हैं? हाँ बैठ सकते हैं आई गेस। मुझे ये नहीं पता एक्चुअली पब्लिसिटी स्टंट था कि नहीं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं चैन के को असल में मिला हुआ भी हूँ एंड हैदर के साथ काम करते हैं चैन के। तो आई डोंट थिंक एक्चुअली बीफ कभी स्क्वॉश होता है इनका आपस में, हो भी जाता होता है वैसे यार। पता नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं पर्सनली इतना गहरी बात ये जानता नहीं हूं अंदर से कि क्या असल था क्या नहीं था। लेकिन मुझे ये पता है कि चैन की और यंगस्टर्स वाला असल था, वो बहुत ज्यादा चला गया था इसलिए। क्योंकि वो तो मतलब थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था वो हाँ वाला हाँ बीफ। एंड आई गेस टिल नाउ अगर उन दोनों में से फिर से कोई एक अगर डिस्ट्रैक्ट निकालता है, तो दैट बीफ वुड बी रिवाइव्ड अगेन। हाँ हाँ डेफिनेटली। और तो उसमें अभी वैसे ही मैं खत्म नहीं हो गया उनका यहाँ पे, अभी भी है। पता नहीं, अब इट्स लाइक नॉट श्योर, क्योंकि लास्ट डिस्ट्रैक्ट जो है आई गेस वो क्वारंटाइन आया था या चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में से एक ही था, एंड हाँ उसके हाँ हाँ इट ऑल जस्ट डाइड डाउन, बट स्टिल लाइक स्टोरी मेंशंस और इस तरह एक दूसरे को सब्लिमिनल होता रहता है उनका फिर। हाँ हाँ हाँ, वो सब्लिमिनल भी होता है, वो मेरे ख्याल डायरेक्ट डिस नहीं करते, वो काफी डाई डाउन कर गया वो। यस। सो डू यू थिंक कि डिस कल्चर जो है वो मेन हिप हॉप को जो है थोड़ा डाई डाउन कर देता है, या उसकी वजह से नहीं, हिप हॉप खराब हो जाए? इंसानी फितरत है यार, लोग एक दूसरे को लड़ते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए हम यूएफसी WWE बॉक्सिंग ये सब कुछ इतने कुछ शौक से देखते हैं। और इतने इसलिए इनमें इतना पैसा है, इतने हाईली पेड होते हैं यूएफसी फाइटर्स और बॉक्सर्स वगैरह। हम बचपन में WWE देखते थे, जैसे ही वो खत्म करते हैं तो बॉक्सिंग देखने लग जाते हैं, यूएफसी देखने लग जाते हैं। तो हिप हॉप कल्चर मर जाएगा अगर डिसिंग खत्म हो जाए। हिप हॉप के लिए डिसिंग बहुत जरूरी है, बीफ्स बहुत जरूरी है, मेरा ख्याल है। अच्छा सलार, थोड़ा सा लाइक हिप हॉप के ही टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं। फॉर यू, आपका सबसे फेवरेट अंडररेटेड, ठीक है, स्टार शाह को निकाल के, ठीक है, ऑब्वियसली उनका तो लेवल ही अलग है, आपके लिहाज में कौन सा जो है वो अंडररेटेड रैपर है टॉप पे आपकी लिस्ट में? रैपर, रैपर कौन सा अंडररेटेड टॉप पे होगा आपकी लिस्ट में? रैपर अंडररेटेड से मतलब आपका ये हुआ कि जो जो मेन प्लेटफॉर्म्स में नहीं मेन आया अभी तक, प्लेटफॉर्म कोक पे नहीं स्टूडियो है वगैरह में, वही इंटरनेट पे जो चढ़ाते हैं ना। ना, मतलब वही ना, मतलब जिस तरह आप लाइक लो लेवल पे आप तो चले, फिर थोड़ा है ना आपका लेवल है सब कुछ, बट लाइक जो इंटरनेट पे चढ़ाते हैं, जिस तरह सैवेज हो गया, जिस तरह बोल जानी हो गया, इस तरह के जो हैं उनमें कौन होगा? आई गेस पुटी टोपी वाले, पुटी टोपी गैंग कंटेंट निकाल रहे हैं, मैंने देखा है कि वो पता भी चला है कि वो सारा कुछ खुद ही करते हैं। तो दैट्स अमेजिंग, आई थिंक बहुत अंडररेटेड है और बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं वो लोग। और अभी तक मैंने उनके जैसे नहीं देखे जो कि एक्चुअली उन्होंने उन्होंने अपना एक टाइप ऑफ जॉनरा निकाल लिया है, पंजाबी हिप हॉप तरह पॉप स्टाइल में, तो वो एक बड़ी नई चीज है। विल वी सी अ पुटी टोपी गैंग एक्स सलार शम्स कभी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो मिल जाएगा उस तरह। फिर उनका एक तो जो एंथम था, चल जवाना, तो हम्म। वो भी मतलब आप क्या कहते हैं कि हमारा जो है वो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री आर्टिस्ट को डाई डाउन करती है, या उनको मतलब उनकी टांगे खींचती है, जिस तरह वो गाना था और उस पर स्ट्राइक लग गई थी, इसी तरह डू यू थिंक कि हमारे जो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट हैं वो अंडररेटेड लोगों को प्रमोट नहीं होने देते विद द फियर कि यार ये हमें क्रॉस कर जाएंगे? अच्छा, मैं मेरे इसके बारे में व्यूज ये हैं कि उनका काम ही नहीं है अंडररेटेड आर्टिस्ट को प्रमोट करना। मैं बताया ना, बिजनेस है। अब जैसे कोक स्टूडियो एज अ प्लेटफॉर्म, नेस्कैफे बेसमेंट एज अ प्लेटफॉर्म, ये एक्चुअली टैलेंट स्काउट कर ही नहीं रहे। इनका काम है एक गाना बनाना जो कि यूट्यूब पे अच्छा लगे और लोग उसको स्ट्रीम करें और ये पैसे कमा सकें उससे। तो इनका काम ही नहीं है यार कि अंडररेटेड आर्टिस्ट को या फिर अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को प्रमोट करें। इनका काम है पैसे बनाना, तो जो भी पैसे इनको लगता है बना के दे सकता है
वो उसको प्रमोट करेंगे और उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। नेचुरली मैं भी खुद यही, अगर मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट हूँ मैं यही करूंगा, मैं देखूंगा जी कि कौन वो हु वुड मेक गुड बिजनेस फॉर मी। तो आई थिंक दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेकिन ऑल्दो मैं अभी तक यही अप्रोच रखी है, मैं हमेशा नए आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ और मैं इसी वेल यानी इसी मूड से करता हूँ कि यार एटलीस्ट मेरे टाइम पे कोई नहीं था मुझे प्रमोट करने वाला, लेकिन इनको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। और मैंने एटलीस्ट मेरे ख्याल से अभी तक 15 आर्टिस्ट के साथ काम कर लिया है, फीचर किया उनके साथ इंक्लूडिंग मेरे लेबल के अपने, तो उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूर दिया। अच्छा, इंडी जो है पाकिस्तान में उसका लाइक थोड़ा मिक्स सीन है विद हम्म। बेसिकली शमून इस्माइल लीडिंग इट, सही है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि लोगों के बड़े मिक्स्ड व्यूज हैं कि यार ऑटो ट्यून यूज करता है, क्योंकि हमारे जो है वो लोगों में अभी भी थोड़ा सा ये है कि यार ऑटो ट्यून यूज किया मतलब असली सिंगर ही नहीं है। तो ये इस तरह से क्यों वो है? मैं कहता हूँ कि ऑटो ट्यून 2021 है यार, टेक्नोलॉजी यूज करो। ऑटो ट्यून अगर अब दस्तयाब है और ऑडियो प्रोडक्शन का हिस्सा है तो मैं कहता हूँ क्यों ना यूज करो करो। मैं खुद अपनी आवाज पर ऑटो ट्यून लगाता हूँ, लेकिन मैं उसको उस हद तक यूज करता हूँ कि मेरी आवाज ट्यून करे बजाय कि उसका इफेक्ट बीच में आए जो रोबोटिक्स सा होता है। बिल्कुल। तो कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता। आई थिंक डज लाइक दैट इफेक्ट, वो जो रोबोटिक्स सा होता है। बिल्कुल। तो मुझे ट्यूनर जरूर यूज करता हूँ मैं वो इफेक्ट नहीं यूज करता उसका ज्यादा ट्यून करके वो जो रोबोटिक्स की आवाज निकालता है। डू यू थिंक और ऑडियंस लाइक नीड्स टू इवॉल्व? वो पुरानी जो सोच थी म्यूजिक की उससे निकल के अब लाइक हमें थोड़ा सा लाइक आगे देखना पड़ेगा कि यार आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं एंड किस तरह का म्यूजिक आना चाहिए। क्या मतलब समझ नहीं है। आई मीन कि जिस तरह वही ऑटो ट्यून वाली बात हुई कि लोग काफी करते हैं कि यार क्यों यूज करें, इस तरह डू आवर ऑडियंस नीड टू इवॉल्व इन म्यूजिक टेस्ट? क्योंकि मैंने ये बात बड़ी नोट की है यार कि जैसे कोई फेमस आर्टिस्ट हो, किसकी एग्जांपल लूं, वीकेंड वगैरह जैसे, वो भी फुली ऑटो ट्यून गाते हैं, सब पूरा पूरा ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको तो कोई नहीं कहता कि वो बड़ा ऑटो ट्यून बड़े, वो पीआर वाली बात आ जाती है। मशहूर हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। जब भी कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट करेगा वो कहेगा इसके अंदर स्किल नहीं है। तो ये वही बात है, मशहूर हो जाते हो तो लोग एक्चुअली कुछ भी करो तो लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है, लेकिन अब मशहूर नहीं हो तो फिर आपको प्रूव करना पड़ता है लोगों को। Okay. अच्छा, अंडरग्राउंड की बात आ रही है तो अंडररेटेड आर्टिस्ट हो गए, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हो गए, सो व्हाट इज योर टिप टुवर्ड्स देम कि यार ये करो तो शायद यू वुड सक्सीड? फॉर अंडरग्राउंड आर्टिस्ट जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो अगर आप म्यूजिक स्टार्ट कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए म्यूजिक बना रहे हो। अगर अपने शौक के लिए बना रहे हो वो और बात है, मैंने अपने शौक के लिए बनाना शुरू किया था, वो बस आई फिगर्ड आउट कि ये एक ऑडियंस है इस तरह के म्यूजिक की यहाँ पे। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली ये करना चाहते हो ना, अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के लिए मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले तो फिगर आउट करो इसको कोई सुनने वाला है यहाँ पे कि नहीं। और वो इसी तरह होता है कि आप निकालते रहो और निकाल निकाल के पता लग जाता है हाँ भाई इसको सुनने वाला है। लेकिन आजकल के जमाने में मैं समझता हूँ आप किसी भी तरह का गाना निकाल लो, एज लॉन्ग एज लोगों को बस सुनाई दे रहा है और आपको अपने आप को प्रमोट करना आता है, वो चलेगा, उसकी ऑडियंस बन जाएगी और यू कैन मेक ए लिविंग आउट ऑफ इट। सो हाउ डू यू थिंक लाइक कितना टाइम लगता है एक आर्टिस्ट को मतलब प्रॉपर जीरो से कहीं पर आने के लिए? 2 साल पहले तो मेरे ख्याल सीखते सीखते लग जाते, एटलीस्ट मेरे साथ यही हुआ। 2 साल मैंने सिर्फ सीखा है, ना कोई पैसा कमाया, ना कोई प्रोग्रेस इतनी सच मुझे नजर आती थी। लेकिन आई आई ऑल्सो थिंक के मैंने अगर पढ़ा होता म्यूजिक पहले या फिर कोर्सेज मैंने किए म्यूजिक के, लेकिन अगर थोड़ी सी ज्यादा मैंने इसको इंफॉर्मेशन होती है, सॉफ्टवेयर यूज करने आते होते मुझे, तो बहुत जल्दी भी हो सकता था, साल के अंदर अंदर हो सकता है। क्योंकि मेरे साथ एग्जांपल है एक हैदर उमर, मैंने हैदर उमर को साथ काम करना स्टार्ट किया था सितंबर 2019 में, मेरा ख्याल है अगस्त 2019 में। और हैदर ने बिफोर दिसंबर पूरी पूरी प्रोडक्शन सीख भी ली थी। सही। तो आई गेस अगर आपको हो तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हो, और ऊपर से आपको म्यूजिक सेंस हो। हैदर तो पियानो माइस्ट्रो है तो उसको आता है सारा कुछ पहले का आता था, बस प्रोडक्शन सीखने की देर थी। तो आई गेस गाइडिंग कोई बंदा हो गाइड शाइड आपका तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो यार ये। और इस म्यूजिक की फील्ड के अंदर ऐसे ही है यार, अगर आप जानते हो किसी और आर्टिस्ट को इस पाकिस्तान के अंदर, तो आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करोगे। अगर आप नहीं जानते तो it'll take some time to prove to them that you have something in you. डू यू थिंक मेन स्ट्रीम म्यूजिक स्कूल्स या म्यूजिक कॉलेजेस या इस तरह की यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए पाकिस्तान में
टू लाइक प्रमोट न्यू टैलेंट और लाइक उनको सिखाने के लिए, क्योंकि आजकल जो भी कर रहा है वो इंटरनेट से ही सीख के कर रहा है, एंड वी ऑल नो कि इंटरनेट और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा फर्क होता है. सो हाँ, डू यू थिंक ऐसा कुछ होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल. और एटलीस्ट ये होगा कि सर्टिफिकेशंस होंगी फिर इस चीज़ की, और क्वालिफिकेशंस होंगी फिर ये. लेकिन इंटरनेट वाला भी बहुत ज़रूरी है. इंटरनेट वाला इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबके लिए एक्सेसिबल है. मैंने खुद सारा का सारा ये जो प्रोडक्शन इंटरनेट से सीखी हुई है, ऑनलाइन कोर्स करके, यूट्यूब वीडियोस देख के. तो वो एलिमेंट मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी हिस्सों में से एक, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहाँ पे कोई विंडोज नहीं अगर इंस्टॉल ओरिजिनल करता तो फिर कौन कहीं म्यूजिक पढ़ने जाएगा. बिल्कुल सही. सो अगर डू यू सी पाकिस्तान में कोई म्यूजिक स्कूल या कोई म्यूजिक इस तरह का कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूशन इन द नियर फ्यूचर? मेघालय एक है लाहौर के अंदर, नेशनल म्यूजिक अकेडमी. प्रोडक्शन वगैरह मुझे नहीं पता सिखाते हैं कि नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है सिखाते हैं. उसके अलावा एनसीए में सिखाते हैं म्यूजिकोलॉजी, लेकिन दैट्स मोर लाइक द थियरी ऑफ म्यूजिक. यहाँ के वो प्रोडक्शन सिखाएं, जो कि मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रोडक्शन सीखना ही है, क्योंकि पाकिस्तान नीड्स मोर प्रोड्यूसर्स. आई हैव येट टू मीट अ फीमेल प्रोड्यूसर इन पाकिस्तान. बड़ी अजीब बात है, लेकिन एक आज तक होती ही नहीं है. मेल होते हैं सारे के सारे, और सारे स्टूडेंट्स होते हैं. तो बाकी जो होते हैं वो बड़े पुराने टाइप म्यूजिक सुनने वाले लोग होते हैं, जो एक्चुअली आपको, जैसे मैं पहले एक स्टूडियो एक दो में गया था अपने गाना बनवाने, तो उनको तो समझ नहीं आई. मैंने उनको सुनाया क्या, मैंने उनको कहा इस तरह का गाना, वो आगे से उसको क्लासिकल फोक टाइप चीज बनाने लग गए थे. तो मेरा ख्याल है मॉडर्न टाइप ऑफ म्यूजिशियंस पाकिस्तान में जरूरत है, लेकिन अब आना शुरू हो भी गए हैं, काफी आ गए हैं, सीख रहे हैं लोग इंटरनेट से. योर एडवाइस के इस टाइम अगर कोई बंदा लाइक इन जनरल म्यूजिक करना चाहता है तो उसे किस साइड पे जाना चाहिए? डिपेंड्स. आपने इसको एज अ प्रोफेशन करना है, यानी कि इसको पैसा कमाना चाहते हैं आप, या फिर आप अपने साथ साथ शौक भी पूरा करना चाहते हैं, मशहूरियत भी चाहते हैं इससे. मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इनकम जो है वो वीडियो वाली मेकिंग के अंदर है, या फिर ऑडियो मिक्सिंग मास्टरिंग के अंदर है. तो बेसिकली ऑडियो प्रोडक्शन वीडियो प्रोडक्शन के अंदर है. और इट्स, आई वुडंट से क्विक मनी, लेकिन आई थिंक इधर प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा मिल जाते हैं. तो my advice is कि अगर कोई actually income बनाना चाहता है, they should go towards audio production and video production. अच्छा, अपने शम्सकारी को छोड़ के, ठीक है, who would you call your favorite producer? My favorite producer from Pakistan. Uh, कौन हो सकता है? I guess रुहेल हयात. नहीं, मेन स्ट्रीम छोड़ देना. मेन स्ट्रीम लेट्स लीव. मैं छोड़ के मेन स्ट्रीम छोड़ दे. अब मैं बेक का नाम भी नहीं, पिछले शम्सकारी के साथ एक काम कर रहा है, तो आई डोंट नो यार. आई थिंक झोंके झोंके या फिर वो उमेर है, वो भी बहुत अच्छे हैं. उसके अलावा एक शामून का प्रोड्यूस किया है रवालियो ने, मैजिक, बहुत अच्छा किया था. रवालियो भी बहुत अच्छा है. और एक दो वली अलीम के मैंने सुने हैं, बहुत अच्छे हैं. तो आई गेस ये तीन चार लोग हैं जिनको मैं देखता रहता हूँ, बड़ा फिट गाने बनाते हैं, म्यूजिक बनाते हैं. So like do you think there's a scope of production के यार लोगों को जो है प्रोडक्शन में ज्यादा आना चाहिए? यस बिल्कुल है, लेकिन मैंने देखा है कि आर्टिस्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को इतना रिस्पेक्टफुली नहीं क्रेडिट करते. उनको ज्यादा पीआर मिलनी चाहिए प्रोड्यूसर्स को. उनका हर गाने के अंदर रॉयल्टी कार्ड्स होने चाहिए, क्योंकि मैंने देखा वो सिर्फ बीट बना के आपका पूरा गाना तो उधर ही कंप्लीट हो जाता है. जो आपने इंटरनेट से लाइसेंस लेना है म्यूजिक का, या फिर आपने जो खुद ख्वार होने बैठ के म्यूजिक बनाना है, वो आपको बनी बनाई बीट्स दे देते हैं. यहाँ पे मैंने देखा पाकिस्तान में तो यही सिस्टम है. आप प्रोड्यूसर से बात करते हो, कहते हैं जी ये लो बीट्स, ये सुनो कैसी लगी है. आप कहते हो मैं गाना निकाल रहा हूँ ना, अगले को रॉयल्टी कार्ड मिलता है ना कुछ और मिलता है. आप उसे बीट भी ले लेते हो, और अक्सर क्रेडिट भी देना भूल जाते हैं लोग. तो एटलीस्ट ये चीजें तो करनी चाहिए. वरना स्कोप बड़ा है, प्रोड्यूसर्स का बहुत ज्यादा स्कोप है पाकिस्तान में, और बहुत अच्छा म्यूजिक बना लेते हैं पाकिस्तान वाले प्रोड्यूसर्स. सही. अच्छा, लेट्स प्ले अ लिटिल गेम, ठीक है? सो इट्स गोना बी इम्प्रोव टाइप, ठीक है? सो बेसिकली सिचुएशन दूंगा मैं, एक कैरेक्टर आप होगे, एक मैं आऊंगा, सही है? सो लेट्स डू ठीक है. लाइक दिस कि एक रिच ब्रैट मॉडल है, सही है, लाइक फेक रिच ब्रैट मॉडल वी कैन से, एंड यू आर अ मॉर्निंग शो होस्ट. ठीक है. आपने इसको अपने शो पे बुलाया हुआ है, सही है? सो लेट्स स्टार्ट इट. सही है, लेट्स स्टार्ट इट. आप क्या हो? आई एम लाइक अ फेक रिच इंस्टाग्राम मॉडल जो नहीं होते.
फेक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर टाइप। इन्फ्लुएंसर टाइप, फेक इन्फ्लुएंसर टाइप है अच्छा, और मैं शो होस्ट कर रहा हूँ। वो आप होस्ट कर, आप एक मॉर्निंग शो होस्ट हैं, जो बेसिकली पाकिस्तान के मॉर्निंग शो होस्ट नहीं होते, वो हैं आप। हाँ हाँ हाँ, सही है। मैंने देखे, मैं इन्फ्लुएंसर्स को जानता भी हूँ, तो और मुझे उनका तरीका नहीं पसंद जिस तरह उनको ट्रीट करते हैं, बिकॉज आई थिंक बड़ी बात है यार किसी के लिए भी फॉलोइंग बनाना, क्योंकि मैं खुद यही कर रहा हूँ, तो दे शुडंट बी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम। फॉलोइंग बनाना कोई आसान काम नहीं बिल्कुल, है तो फिर, तो या लेट्स गो अहेड। स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलार शम्स, आई एम होस्टिंग दिस XYZ शो टुडे, और मेरे साथ हैं आज इन्फ्लुएंसर। हाँ जी, क्या हाल है साहब? आई एम फाइन, ठीक है, बट मुझे आपसे एक बात करनी है कि आपने जो है वही सब जल्दी रैप अप करना है, क्योंकि मुझे यहाँ से फ्लाई करना है फ्रांस, और जाके मैंने विक्टोरिया सीक्रेट के साथ एक मॉडल हमारा है, मैंने मॉडल हूँ वहाँ पर, मैंने वो शूट करने से। तो आप फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी जितना जल्दी आप कर सकते हैं करें, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास बिल्कुल नहीं आता। डैड ने और फ्लाइट इसी बुक बात, की, डैड ने फ्लाइट बुक की, हाँ, आई नीड टू गो, ओके, प्लीज जल्दी। इसी बात के साथ चलते हैं ब्रेक के ऊपर। आपने खत्म, तो उसको जल्दी थी। आपने डायरेक्ट खत्म ही कर दिया, जो लाइक हाँ हाँ, सही है, जाओ यार तुम अपना। ये वाला इन्फ्लुएंसर कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, इसको एक तो बुला ली और ऊपर से खुद ही कह रहे कि मैंने जल्दी जाना है, तो फिर ओके बाय बाय। थैंक यू सलार भाई, it was really an honor to talk to you. So yeah, do this थैंक podcast video. Like I यू सो मच। I really enjoyed this. And your final words before I end this. सेम बात करूंगा, हमेशा करता हूँ मैं, जो ये वर्ड एडवाइस फॉर एवरीवन एंड नॉट जस्ट म्यूजिशियन। मैं कहूँगा ख्वाब पूरे होते नहीं, किए जाते हैं। आजमा के देखा है, असल में यही है। विद दैट, दिस इज सलार शम्स। शम्स करी, शम्स करी। Allah Hafiz.